हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस एकेडमी। मैं दानिश अंसारी आपके सामने फिर से आज सीडीपी की क्लास लेके आया हूं। इसको हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। यहां से आपका यूपी टेट में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 नंबर के क्वेश्चन में आपका एक टॉपिक आता है जीन पियाजे, जहां से आपका अकेले 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारी क्लास 12वीं क्लास होगी। इससे पहले 11 क्लास हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको जाके उसको देख सकते हैं। ये हमारी क्लास यूपी टेट, एमपी टेट या रीट किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सीडीपी में टॉपिक है जीन पियाजे, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास जीन पियाजे के बारे में। देखिए, जीन पियाजे के बारे में मैं बताऊं कि जीन पियाजे कहां के रहने वाले थे। तो ये निवासी स्विट्जरलैंड के थे। एक ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। मनोविज्ञान के रूप में शुरुआत करने से पहले जीन पियाजे पेशे से एक जंतु वैज्ञानिक थे। यानी जब मनोविज्ञान ने शुरुआत की मनोविज्ञान में, उससे पहले एक वैज्ञानिक थे। ये जीन पियाजे कौन से वैज्ञानिक थे? एक जंतु वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? तो ये एक जंतु वैज्ञानिक थे। मनोविज्ञान के क्षेत्र में आने से पहले जीन पियाजे एक जंतु मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वैज्ञानिक थे। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। रचनावाद आंदोलन आगे बढ़ाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। जो रचनावाद के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें वाइगोत्स्की आते हैं, जीन पियाजे आते हैं, इस रचनावाद को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो जीन पियाजे महोदय का है। ठीक, इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें जानते हैं। इसके अलावा वे शिक्षण के विकासात्मक प्रतिवाद एवं विकासात्मक मनोविज्ञान के भी जनक हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकासात्मक प्रतिमान के जनक कौन है या फिर विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको नोट डाउन करिएगा, स्टार बना के नोट करिएगा। तो आपका यहाँ पे जीन पियाजे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। जीन पियाजे ही विकासात्मक प्रतिमान और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और कुछ जानते हैं। इस भाग में हम जीन पियाजे के 3 सिद्धांतों को पढ़ेंगे। कितने सिद्धांत को पढ़ेंगे? 3 सिद्धांत को पढ़ेंगे। जीन पियाजे के ये 3 मेन इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, जहां से आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इनके पहले सिद्धांत का नाम क्या है। तो इनके पहले सिद्धांत का नैतिक विकास का सिद्धांत नाम है। जीन पियाजे के पहले सिद्धांत का नाम नैतिक विकास का सिद्धांत है। इनके दूसरे सिद्धांत का नाम विचार और भाषा का सिद्धांत है। और पियाजे का तीसरा यानी आखिरी जो सिद्धांत है, और स्टार बना के नोट करिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका तीसरे सिद्धांत से आता है और वह है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे कि नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या क्या चीजें इन्होंने हमें बताई है। तो शुरू करते हैं पहली क्लास हमारी। पियाजे की पहले जो टॉपिक है, पहले सिद्धांत के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत भी उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तरह ही लोकप्रिय है। यानी जो इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये भी सिद्धांत इनका, ये सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास जो इनका सबसे ज्यादा फेमस है, उसकी ही तरह ये भी नैतिक विकास का सिद्धांत भी लोकप्रिय है। जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये कहां से लिया गया है? तो ये मोरल जजमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन और एक दूसरी पुस्तक है मोरल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड से लिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कहां से लिया गया है। तो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है मोरल जजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन और दूसरी पुस्तक का नाम है मोरल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। इन्हीं दोनों पुस्तकों से इनका नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो लिया गया है। ठीक, यहीं से इनके बुक से ही इनके नैतिक विकास को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नैतिक विकास में कुछ चरण बताए हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पियाजे नैतिक विकास के वास्तव में 3 चरण बताए हैं। नैतिक विकास के वास्तव में कितने चरण बताए हैं? 3 चरण बताए हैं। किसने? पियाजे ने। लेकिन जो कि अत्यंत तार्किक है, और बात करेंगे 3 चरण तो इन्होंने बताए ही बताए हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वान है वो आखिरी के 2 ही चरण मानते हैं। जो आखिरी के 2 ही चरण है नैतिक विकास के, उसको ही ज्यादातर विद्वान लोग मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हम तीनों चरण के बारे में।
इसमें 3 चरण है। एक नैतिकता रहित अवस्था है जो 0 से 5 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। इसमें नैतिकता का अभाव होता है, यानी इसमें नैतिकता नहीं पाई जाती है नैतिकता रहित अवस्था में। ये 0 से 5 वर्ष होता है। आपसे यही पूछता है यहां से कि नैतिकता रहित अवस्था जो जीन पियाजे महोदय ने बताया है उसका जो कितने वर्षों के बीच में होता है, तो 0 से 5 वर्ष के बीच में होता है। ये चीज आपको नोट डाउन करना है। दूसरे जो नैतिकता विकास का जो इनका चरण है उसके बारे में बात करेंगे तो वो है विस्मांगी नैतिकता, जो कि 5 से 9 वर्ष है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विस्मांगी नैतिकता का जो वर्ष है कितने बच्चों के बीच में, तो 5 से 9 वर्ष के बच्चों के बीच में आता है न। इसमें क्या होता है कि नैतिकता बदली नहीं जा सकती है, इसे माता पिता या ईश्वर ने बनाया है। यानी वो कहते हैं कि नैतिकता किसी भी कोई भी स्थिति आ जाती है तो बच्चे यही सोचते हैं कि उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जो माता पिता ने बनाया है या फिर ईश्वर ने बनाया है उस नैतिकता को बदला नहीं जा सकता। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया कि जानवर को मारना पाप है, जानवर को मारना पाप है, जानवर को मारना पाप है, ये समझिए एक लाइन है। तो बच्चे समझते हैं कि जानवर को मारना पाप है, ये माता पिता ने बनाया है या फिर ईश्वर ने बनाया है, एक नैतिकता है जो कि ये कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई जानवर आपके ऊपर अटैक करता है तो जरूरी है कि आप अपने डिफेंस के लिए उस जानवर को आप मार देंगे, तो यहां पे आपकी नैतिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बच्चा क्या करता है, 5 से 9 वर्ष की जब आयु में रहता है तो ये विस्मांगी नैतिकता में रहता है, जो कि वहां पे वही यही जानता है कि नैतिकता को बदला नहीं जा सकता। चलिए इसके साथ बात करेंगे, ये दूसरा हो गया। और तीसरे की बात करेंगे तो ये होता है स्वायत्त नैतिकता, सापेक्ष नैतिकता। ये इसके आखिरी नैतिकता का नाम है। इसमें क्या है कि नैतिकता निश्चित नहीं है, इससे बदला जा सकता है। विस्मांगी में क्या था कि इसमें नैतिकता नहीं बदला जा सकता है, और सापेक्ष नैतिकता में क्या है कि हम इसमें नैतिकता को बदला जा सकता है, बदल सकते हैं। कुल मिला के ये वाला जो ऊपर वाला है एक पहला नैतिकता रहित अवस्था, इसको ज्यादातर विद्वान नहीं मानते। ज्यादातर विद्वान पहला तो दूसरा और तीसरा मानते हैं, पहले को नहीं मानते हैं। लेकिन आपको तीनों जहन में रखना है और इसके जो साल है इसको जरूर आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि सवाल क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके दूसरे सिद्धांत के बारे में, जिसका नाम है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। अब बात करेंगे हम भाषा एवं विचार के सिद्धांत। देखिए पियाजे का भाषा और विचार का जो सिद्धांत है वह वाइगोत्स्की के सिद्धांत के पूरी तरह विपरीत है। अभी देखिए कैसे विपरीत है। ये चीज मैंने आपको जब वाइगोत्स्की मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था कि किस प्रकार ये सिद्धांत पूरी तरह से विपरीत है और किस प्रकार इनका आज हम देखेंगे कि जीन पियाजे वाला जो सिद्धांत है भाषा एवं विचार का वो कैसे उनसे अलग है। जो इनका भाषा एवं विचार का सिद्धांत ये कहां से लिया गया है, तो ये विचार भी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड से लिया गया है। ये आप प्लीज बुक्स का नेम जरूर याद करिएगा और नोट डाउन करिएगा। ये एक पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो कि जीन पियाजे महोदय ने लिखा है। अब ये जीन पियाजे महोदय लिखे हैं और इनकी इन्हीं पुस्तक से भाषा एवं विचार के सिद्धांत को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास और जानते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर से जो प्रीवियस जितने भी नॉलेज है मैं आपको जोड़ना चाहूंगा वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की का था कि भाषा जो है ये विचार से पहले है। सबसे पहले हमारा भाषा आएगा, उसके बाद हमारे विचार आएंगे। ये किसके द्वारा था? ये था हमारा वाइगोत्स्की के द्वारा। लेकिन जब बात करेंगे हम जीन पियाजे की, अब बात करने जा रहे हैं हम जीन पियाजे की। जीन पियाजे में कहते हैं कि सबसे पहले हमारा विचार आता है, उसके बाद भाषा आता है। इस प्रकार इनका जो सिद्धांत है भाषा एवं विचार का ये दोनों विपरीत है। सबसे पहले वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो वो कहते हैं सबसे पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। लेकिन अगर बात हम जीन पियाजे की करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि सबसे पहले हमारा विचार आता है, उसके बाद में हमारी भाषा आती है। ये चीज आपको नोट डाउन करना है, एकदम रट्टा मार लेना है। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में और फिर से आपको पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। अपने भाषा से संबंधित सिद्धांत को देने के लिए पियाजे रूसो इंस्टीट्यूट में एक प्रयोग किए। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि रूसो इंस्टीट्यूट जो जीन पियाजे थे वो भाषा एवं विचार का जो सिद्धांत था उसको सिद्ध करने के लिए क्या किए, तो ये कहाँ इसका प्रयोग किया, तो ये रूसो इंस्टीट्यूट में इन्होंने प्रयोग किया जिसमें लगभग 20 बच्चे थे। और पूछा जा सकता है कि इनके सिद्धांत में कितने बच्चे थे, तो आपको वहां पे लगाना है 20 बच्चे। छोटे छोटे पॉइंट को आप नोट करिएगा, एक भी आप यहां से लाइन स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप नोट डाउन करिए और इसका नोट्स बनाइए ताकि आप मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन कर सके बाद में।
चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊं कि जो जीन पियाजे थे सिद्धांत के लिए रूसो इंस्टीट्यूट में प्रयोग किया और कितने बच्चों को लिया है, इन्होंने 20 बच्चों को लिया जो कि शैशवावस्था में थे। आपको इतनी चीजें ध्यान में रखना है कि जीन पियाजे ने रूसो इंस्टीट्यूट में एक प्रयोग किया जिसमें 20 बच्चे थे और सारे के सारे बच्चे शैशवावस्था में थे। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, सारे के सारे 20 बच्चों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और पियाजे फिर सोचते हैं कि बच्चे आपस में बात करेंगे और वार्तालाप विकसित होगा। इसी नजरिए से उन्होंने अपना इनके सारे 20 के 20 बच्चों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और वो सोचते हैं कि अब बच्चे आपस में बात करेंगे। लेकिन वो जब ओपन करते हैं दरवाजा, देखते हैं आगे, तो कुछ और ही सीन होता है जिसके बारे में आगे जानेंगे। देखिए, लेकिन जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो वह चौंक गए, क्योंकि 20 के भीड़ में होने के बावजूद भी बच्चे अकेले अकेले बातें कर रहे थे। यानी एक बच्चा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सारे बच्चे कम से कम ऐसे 20 बच्चे थे, एक कमरे में उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं वो जीन पियाजे तो ने सोचा कि ये बच्चे इससे बात करेंगे, ये बच्चे इससे बात करेंगे, एक दूसरे से ये सारे बच्चे जुड़े रहेंगे और बात करेंगे। लेकिन नहीं, एक बच्चा स्वयं खुद से ही बातें कर रहा है, वो खुद से ही बातें कर रहा है। ये चीज सोच के जीन पियाजे एकदम आश्चर्य हो जाते हैं और इसलिए उन्होंने बच्चों के भाषा को स्वार्थी या सहकेंद्री भाषा कहा है। स्वार्थी या सहकेंद्री भाषा इसलिए कहा क्योंकि सारे के सारे बच्चे अपना खुद से बातें कर रहे थे। ऐसा जीन पियाजे ने देखा और अपने थ्योरी में उन्होंने ये सारी चीजें बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके पियाजे का भाषा का सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम भाषा विचार के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे और आपका यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं भाषा का सिद्धांत, ये भी आप नोट डाउन करिएगा, स्टार बना के नोट करिएगा कि इन्होंने भाषा सिद्धांत में 2 तरह की भाषाओं के बारे में जिक्र किया है। पहला हमारा है अहम केंद्रित भाषा, और दूसरा हमारा है सामाजिकृत भाषा। सबसे पहले बात करेंगे अहम केंद्रित भाषा। तो अहम केंद्रित जो भाषा है ये एक तरफा होता है और ये शैशवावस्था में होता है। अहम केंद्रित भाषा एक तरफा होती है और ये शैशवावस्था में होती है, जबकि सामाजिकृत भाषा की बात करेंगे तो ये 2 तरफा होती है, इसमें संप्रेषण होता है बातों का और ये शैशवावस्था से आगे होती है। ऐसा जीन पियाजे मानते हैं कि जो बच्चों का भाषा होता है जब वो शैशवावस्था में रहते हैं तो वो एक तरफा होती है, और जब शैशवावस्था से आगे निकलते हैं तब उन्हीं की ये संप्रेषण 2 तरफा हो जाती है। यानी जब शैशवावस्था में रहते हैं तो अहम केंद्रित भाषा का निर्माण होता है और जब शैशवावस्था से आगे निकलते हैं तो सामाजिकृत भाषा का यहाँ पे उदय होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पियाजे के भाषा का सिद्धांत भी समझ में आया होगा। और इसी के साथ अब हम जानते हैं पियाजे के कुछ शब्द हैं। आप इनके संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, यहां पे आप बोर नहीं होइएगा, कम से कम यहां पे आपको 10 मिनट तो देना ही पड़ेगा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी तक पूछा गया है। इस संज्ञानात्मक विकास को पढ़ने से पहले पियाजे के कुछ शब्द हैं जिसके बारे में हमें जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे के कुछ शब्द, कम से कम 10-12 इनके शब्द हैं, उसको जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर इस शब्द को जाने हुए आप संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को नहीं पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक इनके शब्द को जानते हैं। पहला शब्द इनका है संक्रिया। संक्रिया को इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि ये संक्रिया होता क्या है। संक्रिया की जब भी बात करेंगे तो इसमें किसी बच्चे द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, किसी बच्चे द्वारा किसी वस्तु को तोड़ मोड़ कर फिर से पहले जैसा पेश करने की कोशिश करना, यही संक्रिया कहलाता है। यानी जब कोई बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो क्या करता है, वो कोई ऐसे समझिए कोई खिलौना है तो इसको ये तोड़ देता है, इसका हाथ अलग कर देगा, इसका पैर अलग कर देगा, इसका ऐसे धड़ अलग कर देगा। तो उसके बाद जब ये अलग हो जाएगा, एक एक करके सारा सामान बिखर जाएगा, तो ये इसी एक एक सामान को उठा उठा के एक दूसरे से ये जोड़ने की कोशिश करता है। यानी वो सामान को तोड़ मोड़ के, यानी तोड़ेगा पहले, फिर उसको मोड़ेगा, फिर तोड़ेगा, उसके बाद उसको जोड़ने का प्रयास करेगा। ये क्या होता है, ये संक्रिया होता है। इसी को हम संक्रिया बोलते हैं। इसके साथ साथ इनके दूसरे शब्द का है नाम वस्तु स्थायित्व, जिसको परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अब हम जानेंगे कि वस्तु स्थायित्व क्या है। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब है, देखिए ध्यान से इसको भी सुनिएगा, कि भले ही वस्तु आंखों से ओझल हो गई हो लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। यानी बच्चा है कोई, ये कोई बच्चा है, अब ये कोई सामान देखा कि पापा ऐसे, ये पापा है इनके, और ये कोई
फोन अपना लिए हुए हैं, फोन अपना लिए हुए हैं, फोन इन्होंने रख के मतलब इसके बच्चे के सामने से वो चले जाते हैं, लेकिन बच्चे के सामने से तो फोन चला गया, लेकिन वो जो फोन का जो चित्र था ना, ये इसके उसका स्थायित्व इसके जहन में बन जाता है, इसके ब्रेन में ये बना रहता है, और वो बाद में ये जो बच्चा होता है ये वस्तु स्थायित्व के कारण उस सामान को अपने जहन में रखता है। ये चीज हमारा क्या हो गया, वस्तु स्थायित्व हो गया। इसके बाद हमारा आता है जीववाद। अब बात करेंगे हम जीववाद। तो देखिए इसको सुनिएगा ध्यान से कि जीववाद क्या है। बच्चे को यह भ्रम हो जाता है कि आसपास की वस्तुएं या खिलौने आदि जीवित हैं, इसे जीववाद कहते हैं। जो बच्चा होता है ये कोई गुड्डा गुड़िया जैसे ये है, इसको खेल रहा है ये बच्चा, ठीक, ये बच्चा है और ये इसके पास एक गुड्डा है, गुड़िया है। अब इसी में से ये इसको अपना दादा दादी मान लेता है, मम्मी पापा मान लेता है, भाई बहन मान लेता है, यानी इन बच्चों को जानता है कि इसमें वो जान है। यानी कोई अगर वो प्लास्टिक का खिलौना देखेगा, अगर वो कुत्ता है तो ये अगर कोई कुत्ता है तो इस कुत्ते को वो जानेगा कि इसमें जान होता है। कोई हाथी का अगर खिलौना देख लिया तो उसमें वो सोचेगा कि वो उसमें जान है। इसी चीज को जीववाद कहते हैं, ठीक। अभी आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं इसको एक वर्ड में अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको लिखिएगा, क्योंकि इस शब्द से भी आपका क्वेश्चन आता है। चलिए बात करेंगे हम अहम केंद्रितता की। तो अहम केंद्रितता क्या है, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चे सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं एवं वे स्वार्थी होते हैं। अहम केंद्रितता मतलब क्या होता है, ईगोसेंट्रिक इसका इंग्लिश होता है। यानी अहम केंद्रितता में यही हुआ कि बच्चे सिर्फ अपने हित के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचते हैं, इसी को हम अहम केंद्रितता बोलते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और पांचवा हमारा शब्द है अनुकरण या नकल करना, चीटिंग जिसे बोलते हैं। अनुकरण या नकल करना, आप लोगों ने भी खूब चीटिंग किया होगा, तो उसी को हम यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे पियाजे के सिद्धांत से, अनुकरण या नकल करना। अब इसमें क्या होता है, बच्चे इसमें क्या कहते हैं, बड़ों का नकल करते हैं। बड़ों का क्या करते हैं, अनुकरण में बड़ों का नकल करते हैं। बड़े जैसे जैसे कार्य करते हैं वे उसकी तरह वो भी करने लगते हैं, इसी को अनुकरण कहते हैं। यानी अगर कोई बड़ा है, वो अगर बच्चे के सामने वो हंस रहा है तो ये बच्चा भी हंसने लगता है, अगर ये रोएगा तो ये बच्चा भी रोएगा। यानी वो बड़ों का नकल करने लगता है, जबकि उसको पता ही नहीं है कि किस बात पे हंसा जा रहा है और किस बात पे रोया जा रहा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करने जा रहे हैं हम केंद्रीकरण की। जब बात करेंगे केंद्रीकरण की तो इसमें देखिए केंद्रीकरण में क्या होता है, इसमें होता है कि शुरुआत में बच्चा किसी घटना को सिर्फ एक ही नजरिए से देखता है। केंद्रीकरण में क्या होता है, केंद्रीकरण मतलब क्या हो, केंद्र में, और केंद्र में जो होता है यानी एक ही नजरिए से किसी भी घटना को देखना, एक ही नजरिए से किसी भी घटना को वो देखना। यानी वो दो तरफा नहीं देख सकता है कि इधर से भी देखे, इधर से भी देखे, इधर से भी देखे, इधर से भी देखे, नहीं, उसको एक ही नजरिए से देख सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर में रह के उस चीज को देख सकता है, ठीक। इसके साथ हमारा आता है सातवां विकेंद्रीकरण। अब जब हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण को तो इसमें होता है किसी घटना को एक से अधिक नजरिए से समझना ही विकेंद्रीकरण है। केंद्रीकरण में क्या था कि एक ही नजरिए से देखता था, एक ही नजरिए से, लेकिन ये बहुत से कई नजरिए से देखता है, बहुत से नजरिए से वो घटना को देखने लगता है। कौन, जो बच्चा होता है छोटा, वो बहुत से नजरिए से एक ही घटना को देखता है, उसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मूल प्रतीकात्मक व्यवहार के बारे में जानते हैं। मूल प्रतीकात्मक व्यवहार क्या है, ये जन्मजात व्यवहार होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जन्मजात व्यवहार होते हैं। मूल प्रतीकात्मक व्यवहार की जब भी बात करेंगे, जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, ठीक, पैर पटकना हो गया, पैर पटकना हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मूल प्रतीकात्मक व्यवहार हैं जो कि हमें जन्मजात ही मिलते हैं, इसको हम सीखते नहीं हैं। उसके बाद हमारा आता है अविलोमीयता या फिर अपलटानीपन का सिद्धांत। यानी अविलोमीयता या अपलटानीपन का सिद्धांत का मतलब यही है, देखिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सुनिए ध्यान से, बच्चे किसी शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने के बाद उस पर वापस नहीं लौट पाते हैं, इसे अविलोमीयता कहते हैं। यानी अगर हम कोई रेखा ऐसे खींचते हैं, बच्चे को ये दिखाए, उससे बताया कि ये रेखा है, लेकिन इसी रेखा से हम एक त्रिभुज ऐसे बना दिए, कोई मान लीजिए ऐसे एक त्रिभुज बना दिया। अब बच्चों से मैंने पूछा, उस बच्चे से मैंने पूछा कि रेखा कहां गई, तो इसमें रेखा को वो भूल जाता है। हमने सबसे पहले रेखा बनाया, देखिए एक रेखा मैंने बनाया, इससे मैंने पूछा ये क्या है, उसको मैंने बताया कि चलिए ये रेखा है, लेकिन अगर इसी रेखा पे मैं एक त्रिभुज बना देता हूं तो उसका
वो वहां से नहीं पलट पाता है, त्रिभुज पे ही लटक जाएगा। और अगर उससे पूछा जाएगा कि इसमें रेखा कहाँ गई तो नहीं बता सकता है, जबकि रेखा हमारी एक ये रेखा है, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। वो बच्चा वहां पलट नहीं पाता है, यानी वापस नहीं आ पाता है। इसी को अपलटानीपन का सिद्धांत कहते हैं, जिसको जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में प्रयोग किया है। इसके बारे में आगे हम जानेंगे। अब देखिए, जब बात करेंगे विलोमीयता की, विलोमीयता क्या होता है? विलोमीयता मतलब होता है कि बच्चे को अगर बताया गया कि ये रेखा है और इसी रेखा से अगर त्रिभुज बना दिया जाता है तो बच्चा जान जाता है कि इसमें 3 रेखा को मिला के त्रिभुज बनाया गया है। और रेखा के बारे में पूछेंगे तो वो बता ले जाएगा कि हाँ रेखा ये पहली ये वाली रेखा थी, उसके बाद ये रेखा आई, उसके बाद ये रेखा आई। यानी उस चीज पे, उस बिंदु पे, वो पुराने वाले बिंदु पे वो वापस लौट सकता है। इसी को विलोमीयता कहा जाता है। चलिए इसी के साथ अब बात करेंगे हम संरक्षण का अभाव। जो संरक्षण का अभाव होता है ये क्या है? तो जो संरक्षण का अभाव होता है इसके बारे में आपको कुछ बातें मैं बताऊं। देखिए, मूल आकृति में थोड़ा सा भी बदलाव होने पर बच्चा मूल आकृति को भूल जाता है। ये भी एक सेम एग्जांपल है कि संरक्षण का अभाव होता है। कोई ये एक ग्लास है, इसमें पानी रखा हुआ है, और कोई ये लंबी ग्लास है। अगर ये दोनों बराबर है, इसके जितने भी पानी इसमें आएगा उतना ही पानी इसमें भी आएगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा, उस बच्चे से पूछेंगे कि किसमें ज्यादा पानी आएगा, तो बड़ा देख के आपको बताएगा कि इसी में पानी आएगा। यानी उसका संरक्षण का अभाव होता है और वो गलत डिसीजन ले पाता है, इतना नहीं जान पाता है किसमें ज्यादा पानी आएगा और किसमें कम आएगा। यही चीज फिर हमारा आ जाता है संरक्षण। संरक्षण में आपको बता देगा कि इसमें भी उतना ही पानी आएगा और इस ग्लास में भी उतना ही पानी आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा क्षेत्रफल है वो सेम है। ये चीज वहां पे वो जान जाता है। इसके बाद हमारा आएगा प्रतीकात्मक विचार के बारे में बात करेंगे। अब बात करने जा रहे हैं हम प्रतीकात्मक विचार के बारे में। देखिए, बच्चे किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु या किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतीक मान लेते हैं। प्रतीकात्मक विचार यानी जैसे मैंने अभी बताया था आपको आगे, वैसे सेम इसमें भी है कि प्रतीकात्मक विचार में क्या है कि किसी भी गुड्डा हो गया या फिर गुड़िया हो गया उसके खिलौने में, या फिर कोई जानवर हो गया, तो उसको क्या करता है, वो किसी का प्रतीक मान लेता है। यानी कि ये जिंदा है, इसमें जान है। जीववाद में जो चीज था वही आपका प्रतीकात्मक विचार में भी आता है। इसी खिलौने में से ये अपने पापा मम्मी को मान लेगा, इसी खिलौने में दादा दादी को मान लेगा, और इसी जानवर में से वो मान लेगा कि उसका कोई दोस्त है। ये चीजें प्रतीकात्मक विचार के बारे में मैंने आपको जितनी चीजें बताई यही चीज आता है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रावर्ती। एक शब्द इनमें प्रावर्ती भी आता है। और इसके बाद एक हमारा आता है कार्य कारण संबंध। यानी कार्य कारण संबंध में क्या होता है कि इसमें बच्चे कार्य के जो कारण है उसको जानने का प्रयास करने लगते हैं। फिर हमारा आता है गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया क्या है? यानी गुणा, भाग, प्लस, माइनस, ये हमारे गणितीय संक्रिया है। जो कि हमारा एक शब्द है गणितीय संक्रिया। इसके बारे में हमारी यही 4 शब्द आते हैं। इसके बारे में बच्चा जान लेता है तो उसको गणितीय संक्रिया अवस्था के बीच में ला देते हैं। इसके बाद हमारा एक आता है स्कीमा। स्कीमा आपसे स्टार बना के नोट करिएगा कि स्कीमा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कीमा क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि बच्चे की सूचनाओं का भंडार गृह, ये क्या होता है, एक ये भंडार गृह होता है। भंडार गृह होता है बच्चों की सूचनाओं का भंडार गृह, जहां पर वह अपनी जानकारी को सहज कर इकट्ठा करके सुव्यवस्थित क्रम में रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। और स्कीमा का ही बहुवचन क्या होता है, स्कीमस होता है। क्या होता है, स्कीमस होता है। इसको आप नोट डाउन करिएगा। स्कीमा मतलब भंडार गृह होता है, जहां पे बच्चे अपने जानकारी को इकट्ठा किए रहते हैं, उसको हम भंडार गृह या फिर स्कीमा कहते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक शब्द हमारा है अनुकूलन। यहां से आपका जरूर से जरूर क्वेश्चन आएगा कि अनुकूलन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अनुकूलन का इंग्लिश होता है, सबसे पहले नोट डाउन करिएगा, इसका इंग्लिश होता है अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन, ये हमारा हो गया अनुकूलन। अब अनुकूलन में हमारा सबसे पहले आएगा समावेशन, और इसमें 2 शब्द आते हैं, एक समावेशन आता है, एक समायोजन आता है। आपसे यहां पे बहुत ही कंफ्यूजन में सवाल पूछेगा, आप इसको नोट डाउन करिएगा कि अनुकूलन से जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करेंगे हम समावेशन की। समावेशन क्या होता है, तो समावेशन में यही है, सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप कोई जानकारी है, पुरानी जानकारी है, इसमें नई जानकारी को जोड़ देना। इसमें नई जानकारी को जोड़ देना ही हमारा समावेशन है। ठीक, यानी कोई भी हमें पहली कोई जानकारी है, इसमें हमें पुरानी जानकारी है, उसमें नई जानकारी को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जब हम नई जानकारी को इसमें जोड़ देंगे तो यही हमारा समावेशन कहलाता है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है समायोजन।
अब हम जानेंगे कि समायोजन क्या है। देखिए, नई जानकारी को पाने के कारण पुरानी जानकारी गलत होने पर जानकारी को फिर से सेट करना। कुल मिला के समावेशन की बात करेंगे तो ये सीधे तौर पे नई जानकारी को जोड़ देता है पुरानी जानकारी में, और समायोजन में क्या है कि इसमें नई जानकारी को नहीं जोड़ता है, इसमें क्या करता है पुरानी ही जानकारी को उसमें एडिट करता है, पुरानी जानकारी को ही एडिट करता है, पुरानी जानकारी को ही वो सही करता है, उसको हम समायोजन कहते हैं। समावेशन में पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और समायोजन की जब भी बात करेंगे तो पुरानी जानकारी को ही वो एडिट करता है, उसको सही करता है। ये हो गया हमारा समायोजन की बात। चलिए इसी के साथ अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा शुरू होने जा रहा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक आपका आज का यही होने वाला है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 चरण में बांटा गया है। सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का चरण है, इसमें कितने चरण है? तो ये आपको याद रखना है कि इसमें 4 चरण है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसको जीन पियाजे महोदय ने 4 भागों में बांटा है, जिसके बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं और एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हमारा जो इसमें पहला भाग है वो हमारा है संवेदी पेशीय भाग। संवेदी पेशीय, इसी का दूसरा नाम है इंद्रिय गामक, और इसी का और एक नाम है संवेदी गामक अवस्था। आपको नोट डाउन कर लेना है, इसके तीनों के तीनों नाम याद रखना है, क्योंकि आपका नाम बदल के क्वेश्चन पूछता है। कभी संवेदी पेशीय पूछेगा, कभी इंद्रिय गामक पूछेगा, तो कभी संवेदी गामक अवस्था पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि संवेदी पेशीय गामक आखिर में होता क्या है। जो संवेदी पेशीय इंद्रिय गामक या फिर संवेदी गामक अवस्था है, ये सबसे पहले पूछा जाता है कि इसके कितने साल के बच्चे इसके बीच में आएंगे। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे इस संवेदी पेशीय पहली अवस्था में जीन पियाजे के आते हैं संज्ञानात्मक विकास में। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास के पहले चरण में संवेदी पेशीय में बच्चे कितने साल के होते हैं? तो ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होते हैं। ठीक, इतनी चीजें आपको यहां पे याद रख लेना है। और देखिए कि जो आपसे यही पूछा जाएगा, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपका यही पूछा जाएगा। यहां एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आएगा तो 2 ही क्वेश्चन, लेकिन कहां से पूछ ले आपको नहीं पता है। जितने मैंने दायरा सेट किया हुआ इसके बीच से ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इसलिए एक एक लाइन आप जरूर याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संवेदी पेशीय गामक जो ये अवस्था है, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, इसकी अवस्था यही होती है। और इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसमें आएगा मूल प्रकृत्यात्मक, इसमें आएगा मूल प्रकृत्यात्मक। जैसे मूल प्रकृत्यात्मक क्या है, ये जन्मजात होती है, इसमें हंसना हो गया, रोना हो गया, पैर पटकना हो गया, ये सारी चीजें बच्चा करता है, ये जन्म से 2 वर्ष के बीच में आता है। उसके बाद अनुकरण, जैसे दूसरों का ये माँ, दा, पा, ये सारे जितने भी वर्ड है, इसको ये दूसरों से सीखता है। तो ये जो ये वर्ड सीखा, दूसरों से नकल करके सीखा, ये किस अवस्था में सीखता है? तो ये जन्म से 2 वर्ष का ही बच्चा सीखता है, और जन्म से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको हम संवेदी पेशीय अवस्था के रूप में, यानी उसी के बीच में रखते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि प्रावर्तिक क्रिया क्या है, यानी सीखे गए कार्य को दोहराकर आनंद प्राप्त करना। सीखे गए कार्य को दोहराकर आनंद प्राप्त करना, यह भी कब होता है? ये जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चों में ये गुण पाए जाते हैं, और इसी को संवेदी गात्मक अवस्था या फिर संवेदी पेशीय अवस्था या फिर इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जाना जाता है। आपको यही याद रखना है कि प्रावर्तिक क्रिया कितने साल के बच्चों के बीच में होती है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में होती है, और इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको संवेदी पेशीय गामक नाम से जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनका दूसरा शब्द जो इन्होंने शामिल किया है जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में, तो वो है इंद्रिय द्वारा सीखना। इंद्रियों द्वारा सीखना, ये जन्म से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ये अपने इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। ठीक, 5 इंद्रियां हैं, इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा ये बच्चे सीखते हैं कुछ भी चीजें। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और दूसरी अवस्था के बारे में बात करेंगे। चलिए, हम दूसरे अवस्था के बारे में बात करने से पहले आपको बताऊं कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यहां पे ईवीएस, हिंदी, जीके
और सीडीपी की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप जाके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। डेली इसमें क्लास चलती है, फ्री क्लास है, आप फ्री में यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। आपको 5,000 रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही नोट्स आपको जो पैसे लेते हैं 5,000 वो भी बनवाएंगे और यही नोट्स मैं आपको फ्री में बनवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप नोट्स बनाइए और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यानिस एकेडमी को, और प्लीज़ हमें इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिए दोस्तों। बस इतना ही कहना चाहूंगा आपसे, बस इतना ही मांगता हूं। बाकी आप फ्री में आप आराम से मौज से पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा ये जो अगला क्लास है इसमें जो दूसरी अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास का जो दूसरी अवस्था है जीन पियाजे ने दिया है, उसका नाम है प्राक संक्रियात्मक अवस्था और दूसरा नाम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। नाम दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आपका पूछ सकता है। आपसे पूछेगा कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, तो आपको याद रखना है कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक ये होता है। आपको मैंने बताया कि संवेदी पेशी का कितना था, जन्म से लेकर 2 साल तक। अब बात करेंगे प्राक संक्रियात्मक अवस्था की, कितनी ये साल कितने बच्चे होते हैं, तो ये 2 से 7 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। ठीक, इसी को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें जीन पियाजे ने कितने शब्द को शामिल किया है इसके बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अहम केंद्रित। अहम केंद्रित यानी इसमें बच्चा स्वार्थीपन बहुत ज्यादा उसके अंदर होता है। कोई भी चीज अगर खा रहा है तो आपको वो नहीं देगा, वो खुद ही खाएगा, इतना स्वार्थी होता है। ठीक, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको अहम केंद्रित के कैटेगरी में रखा गया है। और ये हमारा 2 साल से 7 साल के बीच में ये अवस्था चलती है, जो कि हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद हमारा आता है जीववाद। बच्चे इसमें जीववाद होते हैं। जीववाद के बारे में मैंने पीछे बताया हुआ है कि जीववाद क्या है। ये जो कैटेगरी पाई जाएगी ये भी 2 से 7 साल के बच्चों के बीच में पाई जाएगी। फिर प्रतीकात्मक विचार के बारे में, जो हमारा प्रतीकात्मक विचार है, इसके ये जो है ये किस अवस्था में आता है, तो 2 से 7 वर्ष के बीच में आता है, जिसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में जानते हैं। फिर अविलोमीयता होती है, जहां से पलटा नहीं जा सकता है, इसको अपलटानीपन भी कहा जा सकता है। ये जो अविलोमीयता है ये भी 2 से 7 साल के बच्चों के बीच में पाया जाता है गुण, और इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बीच में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें और कुछ बातें हैं, जैसे संरक्षण का अभाव होता है। ये 2 से 7 साल के बच्चों के बारे में बात हो रही है। 2 से 7 साल के बच्चों में संरक्षण का अभाव होगा और दूसरों के विचारों को ना समझ पाना भी यही होगा। केंद्रीकरण भी इसी में आएगा और वर्णमाला गिनती आदि की शुरुआत जो है ये सारी चीजें किस में हो जाती है, तो 2 से 7 साल के बच्चों के बीच में हो जाती है। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वर्णमाला की और गिनती की शुरुआत कहां से होती है, तो 2 से 7 साल के बच्चों में ये शुरुआत हो जाती है और इसको क्या कहते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से इस अवस्था को या इस चरण को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करने जा रहे हैं हम तीसरे चरण की। जो तीसरा चरण है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। जो इनका तीसरा चरण है संज्ञानात्मक विकास का, इसको क्या कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये जीन पियाजे का सिद्धांत है, जो कि संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे कि ये जो तीसरा चरण है इसकी अवधि क्या है, तो इसमें कौन कौन से बच्चे आते हैं, तो इसमें 7 से 11 साल के बच्चे आते हैं। आपका यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन पियाजे के तीसरे चरण में बच्चों की जो उम्र होती है वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि 7 से 11 साल के बीच में होती है। 7 से 11 साल के बीच में ये तीसरे चरण में ये बच्चे आएंगे, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से गुण पाए जाएंगे बच्चों में, तो इसमें विलोमीयता होती है, यानी बच्चा पीछे जहां से शुरुआत किया है वहां से अगर कोई चित्र दूसरा बना दिया जाए तो वहां लौट सकता है। इसमें संरक्षण होता है, संरक्षण का अभाव नहीं होता, संरक्षण होता है कि किसमें क्या ज्यादा छोटा बड़ा इसमें जान लेता है ये। उसके बाद विकेंद्रीकरण भी होता है, और यानी एक ही चीज को वो एक ही नजरिए से नहीं सोचेगा, वो कई नजरिए से उस चीज को सोच सकता है। इसमें श्रृंखला आती है कि बच्चा श्रृंखला बनाना इसमें सीखता है। इसमें गणितीय संक्रिया आती है, और इसमें गणितीय संक्रिया यानी प्लस माइनस गुणा भाग, इसके बारे में बच्चा जान जाता है। इसमें वर्गीकरण आता है,
एक गुण आता है वर्गीकरण, बच्चा वर्गीकरण करना सीख जाता है। इसमें बच्चा कार्य के जितने कारण होते हैं कि उस कार्य का क्या कारण है उसको जानने का इसमें प्रयास करता है। ये सारे के सारे गुण हमारा 7 से 11 साल के बच्चों में होता है, इसी की बातें हम कर रहे हैं। आपका ये मेन इंपॉर्टेंट स्टार बना के नोट करिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका आया है कि तार्किक चिंतन की शुरुआत किस अवस्था में होती है। तो तार्किक चिंतन की शुरुआत हमारा जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है, यानी तीसरे चरण में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्रम परिपक्व हो जाता है, किसी भी चीज को वो क्रम से लगाने लगता है। यहां पे हमारा खत्म हो गया तीसरा चरण। अब हम बात करेंगे आज के आखिरी चरण की। आज का हमारा आखिरी यानी चौथा जो चरण है उसकी बात करने जा रहे हैं। इसकी उम्र कितनी होती है चौथे चरण की? तो ये 11 से लेके 15 वर्ष के बच्चों के बीच में ये अवस्था, ये सारे गुण पाए जाएंगे। यानी चौथे चरण में 11 से लेके 15 साल के बच्चों को रखा गया है। इस अवस्था का जब नाम के बारे में बात करेंगे तो इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। आपको मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो चौथा चरण है, ये जीन पियाजे के चौथे चरण में इसमें 11 से लेके 15 साल के बच्चों को रखा जाता है। यही चीज आपको नोट डाउन करना है, साल को याद रखना है और उसका नाम याद रखना है और इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। एक भी लाइन आप स्किप नहीं करिएगा क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चन कट सकता है और आपके मार्क्स कट सकते हैं। चलिए, चौथे चरण का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये दो नाम है, ये 11 से लेकर 15 साल के बच्चों के बीच में आते हैं। और इनमें कौन कौन से गुण होते हैं? तो इसमें अमूर्त चिंतन हो जाता है, यानी अमूर्त चिंतन, जो चीज नहीं दिखाई देता है उसके बारे में भी ये चिंतन करते हैं। तार्किक चिंतन परिपक्व हो जाता है, निगमनात्मक चिंतन इसमें आ जाता है, अपसारी चिंतन इसमें आता है और संकलात्मक चिंतन आता है। कुल मिला के एक ट्रिक मैं आपको बताऊं कि ये जो चौथे चरण है इसमें याद करने का एक ट्रिक यही है कि जो इसका ट्रिक है ये है कि इसमें चिंतन आता है। बच्चे यहाँ पे चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तमाम प्रकार के चिंतन इनके जहन में आ जाता है, जिसको ये शुरुआत हो जाती है। शुरुआत क्या हो जाती है? पूरी तरीके से करने लगते हैं 11 से 15 साल की उम्र में। ये चौथा चरण हमारा है और इसको औपचारिक या संक्रियात्मक अवस्था के नाम से या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। आज की हमारी क्लास का ये जितना भी सिद्धांत था उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे इनके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप स्किप मत करिएगा वीडियो और पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पियाजे के प्रमुख बिंदु। पियाजे का सिद्धांत 4 चरणों में, ये चीज मैंने आपको बताया है, जिसके सभी चरण स्थिर हैं, यानी उसके सारे के सारे चरण स्थिर है। किसके? जीन पियाजे ने जितने भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं उसके सारे के सारे चरण स्थिर हैं, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। पियाजे के चरण गुणात्मक है। यहां से भी आपका क्वेश्चन आया है कि पियाजे का जो चरण है वो क्या है, तो वो एक गुणात्मक है और किसी भी अवस्था में पहले वाली अवस्था के गुण नहीं आते हैं। जो पहली वाली अवस्था रहेगी उसमें दूसरे वाली अवस्था के गुण नहीं पाए जाएंगे, उसके गुण बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नए गुणों का हमेशा विकास होता रहता है बालकों में, इसलिए उनके जो गुण होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और जानते हैं। देखिए, किसी चरण का क्रम बदला नहीं जा सकता। ये नहीं है कि पहले संवेदी पेशी आ गया फिर अमूर्त चिंतन शुरुआत हो गया, नहीं। पहले संवेदी पेशी आएगा, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आएगी, फिर मूर्त संक्रियात्मक आएगी, फिर अमूर्त संक्रियात्मक आएगी। यानी पहले पहला आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लाइन से क्रम से ही ये आएगा। इसको हम बदल नहीं सकते हैं। सबसे मेन है यहाँ पे पियाजे, ये सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। सीटेट के लिए आप इसको सीटेट के लिए पढ़ सकते हैं और यूपीटेट में आता ही आता है। देखिए, पियाजे ने विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे बेहतर माना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे बेहतर किस चीज को पियाजे ने माना है? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे बेहतर विद्यालय को और कक्षा कक्ष को माना है। यानी विद्यालय को और जिसमें बच्चे को ज्ञान दिया जाता है उसी को ये जीन पियाजे महोदय ने सबसे अच्छा और सबसे बेहतर माना है संज्ञानात्मक विकास के लिए, बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। ऐसे ही नहीं इन्होंने कह दिया है कि नन्हा वैज्ञानिक है। ये क्यों कहा है? क्योंकि बच्चा जो है अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, इसलिए पियाजे ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि पियाजे ने बोला है कि जो छोटा बच्चा होता है वो एक नन्हा वैज्ञानिक है, वह एक आविष्कारक है जो अपने ज्ञान की रचना वो खुद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कुछ और बातें जीन पियाजे के बारे में। देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे किसी संकल्पना को ज्यों का त्यों नहीं सीखते हैं। यानी अगर ये ऐसी चीज बनी हुई है तो जो बच्चा रहेगा उसके जहन में ऐसे सेम यही प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वो किसी दूसरे नजरिए से
सीखता है और इस चीज को जब वो ज्ञान को सीखता है ना तो वो अपने अनुसार ढाल के उस चीज को सीखता है। वही चीज यहां पे बताया गया है कि पियाजे के अनुसार बच्चे किसी संकल्पना को ज्यों का त्यों नहीं सीख लेते हैं, यानी जैसा है वैसा ही नहीं सीख लगते हैं, बल्कि वह अपने अनुसार उसको ढाल लेते हैं। और इसी को पियाजे ने अनुकूलन कहा है, यानी बच्चे अपने हिसाब से ज्ञान की रचना करते हैं। इसी को अनुकूलन कहा है किसने? पियाजे महोदय ने। चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास खत्म होती है और आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बाकी बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुंचाइए और यानिस एकेडमी को जरूर सपोर्ट करिए। इसको आप सब्सक्राइब करवाइए चैनल से, क्योंकि यहाँ पे आपको नई क्लास डेली प्रोवाइड करा जा रही है। हिंदी की क्लास चल रही है, ईवीएस की क्लास चल रही है, जीके की क्लास चल रही है और सीडीपी तो आप पढ़ ही रहे हैं। ये सारे के सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं जिसको आप आराम से डिस्क्रिप्शन में जाके सारे के सारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 5,000 रुपए जाके देना पड़ता है कोचिंग में। वहां आपको नहीं जाने की जरूरत है और आप यहां से अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।